संविधान सुनने में ही कितना भारी भरकम और जटिल शब्द लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कानूनी पन्नों और अनुच्छेदों का कोई अंतहीन जंजाल हो। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी कानूनी संरचना को रटने के बजाय एक कहानी की तरह समझ लिया जाए, या फिर दिमाग में कुछ ऐसे खांचे बना लिए जाएं जिन्हें भूलना लगभग नामुमकिन हो। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे अहम हिस्सों यानी अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक को डीकोड करेंगे, और वो भी कुछ कमाल की ट्रिक्स के साथ, ताकि ये सारे आर्टिकल्स दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सामने जो मूल अनुक्रमणिका है, जरा उसे देखिए। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा हमारा दिमाग किसी नई जानकारी को पहली बार में देखता है। एक लंबी डराने वाली सूची। अनुच्छेद 124 से 151 तक का ये क्रम बिना किसी पैटर्न के बस एक दीवार जैसा लगता है। अगर इसे ऐसे ही लाइन से रटने की कोशिश की जाए तो जाहिर है कुछ ही मिनटों में सब भूल जाएगा। लेकिन हर जटिल चीज के पीछे एक ब्लूप्रिंट होता है, और एक बार वो ब्लूप्रिंट समझ आ जाए तो ये डरावनी सी दिखने वाली लिस्ट अचानक एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था में बदल जाती है। तो इस 28 अनुच्छेदों की लंबी लिस्ट से घबराने के बजाय आइए इसे 5 बहुत ही लॉजिकल पिलर्स में बांट देते हैं। पहला, न्यायपालिका की नींव। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। तीसरा, निर्णय और समीक्षा। चौथा, राष्ट्रपति से परामर्श। और पांचवा पिलर, सीएजी यानी राष्ट्र का ऑडिटर। इस तरह बांटने से इन्हें याद रखना बच्चों का खेल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, न्यायपालिका की नींव। कोई भी बड़ी इमारत बिना मजबूत नींव के तो खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए किसी भी संस्था को काम करने से पहले स्थापित करना होता है। इसे हम सेटअप फेज कह सकते हैं। और यहाँ हमारी सबसे पहली ट्रिक काम आती है, एक एंकर नंबर। इस नंबर को बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, 124। ये हमारा सबसे अहम एंकर है। जब भी सुप्रीम कोर्ट शब्द सामने आए तो दिमाग में तुरंत 124 फ्लैश होना चाहिए। अनुच्छेद 124 वो मजबूत आधारशिला है जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन तय करती है। ये वो पॉइंट है जहां से पूरी भारतीय न्यायपालिका की शक्ति शुरू होती है। अब देखिए, एक बार अनुच्छेद 124 से न्यायालय की स्थापना हो गई तो अगली जरूरत क्या होगी? जाहिर है उसे चलाने के लिए लोग, नियम और एक जगह। इसे याद रखने के लिए हम 125 से 130 तक के आर्टिकल्स को एक प्रशासनिक बंडल मान लेते हैं। सोचिए, कोर्ट बन गया। अब जजों का वेतन तय होगा जो 125 में है। फिर अलग अलग जजों की नियुक्तियां होंगी जो 126 से 128 तक कवर होता है। अब जब जज काम करेंगे तो उनके फैसलों का रिकॉर्ड रखना होगा ना, इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया अनुच्छेद 129 के तहत। और आखिर में ये कोर्ट लगेगा कहाँ? तो न्यायालय का स्थान तय होगा अनुच्छेद 130 में। बस ये हो गया कोर्ट का शुरुआती सेटअप पूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां। अब जज साहब अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो करेंगे क्या, उनका दायरा क्या है? यहीं पर एक शानदार ट्रिक आती है, तुलना यानी कंपैरिजन। अनुच्छेद 131 है न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, यानी वो मामले जो सीधे और सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, जैसे राज्यों और केंद्र के बीच का कोई विवाद। वहीं इसके ठीक बगल में है अनुच्छेद 132 जो अपीली अधिकारिता की शुरुआत करता है, यानी वो मामले जो निचली अदालतों से अपील के जरिए यहाँ पहुँचते हैं। 131 मतलब सीधा प्रवेश और 132 मतलब अपील के जरिए प्रवेश। इस तरह दोनों को आमने सामने रखकर देखने से ये हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अपील की बात निकली है तो इसे एक सीढ़ी की तरह विजुअलाइज करते हैं, एक के बाद एक 3 कदम। पहला कदम अनुच्छेद 132 जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की सामान्य अधिकारिता देता है। दूसरा कदम अनुच्छेद 133 अगर मामला नागरिक अधिकारों यानी सिविल विषयों का है। और तीसरा कदम अनुच्छेद 134 अगर मामला अपराध यानी क्रिमिनल विषयों से जुड़ा है। 132, 133, 134 सामान्य, सिविल, क्रिमिनल, है ना एकदम आसान सीढ़ी। लेकिन हम जानते हैं कि हर नियम का एक अपवाद होता है, एक सुपर पावर, और वो सुपर पावर है अनुच्छेद 136। यह सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए विशेष इजाजत है। इसे एक वीआईपी पास की तरह याद रखिए। ये पास न्यायालय को ये ताकत देता है कि वो उन सामान्य सीढ़ियों यानी 132, 133, 134 को बाईपास करके सीधे किसी भी मामले में अपील की अनुमति दे सके। न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये एक बहुत ही खास हथियार है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, निर्णय और समीक्षा।
मान लीजिए न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या सबसे बड़ी अदालत से कभी कोई गलती नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो क्या उनके फैसले पत्थर की लकीर हैं? नहीं, अनुच्छेद 137 न्यायपालिका को आत्म सुधार का रास्ता देता है। ये स्पष्ट रूप से निर्णयों के पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट खुद के दिए गए फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना परिपक्व है, जहां न्याय के लिए खुद को करेक्ट करने की गुंजाइश भी रखी गई है। आत्मसुधार अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अहमियत कम है। अनुच्छेद 141 इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है। इसमें साफ लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी कानून घोषित करेगा वो भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगा, यानी बाइंडिंग होगा। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो देश की हर निचली अदालत को वो मानना ही पड़ता है। यही अनुच्छेद इसे देश का निर्विवाद सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण बनाता है। बढ़ते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, राष्ट्रपति से परामर्श। ये हिस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर न्यायपालिका और कार्यपालिका अपने अपने रास्ते चलते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां देश की सबसे बड़ी अदालत और देश के राष्ट्रपति आपस में जुड़ते हैं। 140 की सीरीज में अनुच्छेद 143 बिल्कुल अलग ही चमकता है। ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। जब भी देश के सामने कोई बड़ा कानूनी सवाल आता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांग सकते हैं। इसे हम न्यायपालिका राष्ट्रपति के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन की तरह याद रख सकते हैं, जिसका नंबर है 143। और अब चैप्टर 4 को खत्म करते हुए हमारे सामने एक रैपिड फायर एडमिनिस्ट्रेटिव रैपअप आता है। इसे बस एक आखिरी चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियमों को तय करता है। अनुच्छेद 146 इसके अधिकारियों और खर्चों की बात करता है, और अनुच्छेद 147 संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति को स्पष्ट करता है। इन तीनों को एक साथ याद रखने से संघ की न्यायपालिका का पूरा चैप्टर बड़े ही व्यवस्थित ढंग से पैक हो जाता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी पिलर, CAG यानी राष्ट्र का ऑडिटर। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तो सुरक्षित कर दिया, लेकिन देश के पैसे का क्या, उसकी सुरक्षा कौन करेगा? यही एंट्री होती है संविधान के चैप्टर 5 की, और इसके लिए हमें चाहिए हमारा दूसरा एंकर नंबर। जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 था, वैसे ही राष्ट्र के वित्तीय प्रहरी के लिए नंबर है 148। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG की स्थापना करता है। जब भी सरकारी खर्च या ऑडिट की बात आए तो अनुच्छेद 148 ही वो धुरी है जिसके चारों तरफ सब कुछ घूमता है। एक बार CAG की नियुक्ति हो गई अनुच्छेद 148 में, तो उनका काम कैसे होगा? इसे एक बहुत ही सिंपल वर्कफ्लो की तरह याद करते हैं। बस 3 कदम। पहला, CAG के कर्तव्य और शक्तियां क्या होंगी, अनुच्छेद 149। दूसरा, खातों का फॉर्मेट कैसा होगा, यानी लेखाओं का प्रारूप, अनुच्छेद 150। और तीसरा, काम खत्म करके ऑडिट रिपोर्ट सौंपना, अनुच्छेद 151। शक्तियां मिली 149, फॉर्मेट तय किया 150 और रिपोर्ट सौंपती 151। बन गई ना एक परफेक्ट और आसान सी मेंटल चेन। तो देखा हमने कैसे अनुच्छेद 124 से 151 तक एक शानदार और लॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। चैप्टर 4 के जरिए अधिकारों की रक्षा करने वाला एक स्वतंत्र न्यायालय मिला, और चैप्टर 5 के जरिए जनता के पैसे की निगरानी करने वाला एक ताकतवर ऑडिटर। संविधान निर्माताओं ने कागज पर न्याय और जवाबदेही का एक बेहतरीन ढांचा खड़ा किया है, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ना जरूरी है। कागजों पर लिखी ये शानदार व्यवस्थाएं असल जिंदगी में कितनी असरदार हैं? क्या वो न्याय और वो जवाबदेही वाकई में हर आम इंसान तक पहुंच रही है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।